अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा गाइस, मैं आपके साथ रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई स्टोरीज़ शेयर किया करता हूँ और आज की जो स्टोरीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इन स्टोरीज़ में जो सबसे पहली स्टोरी है, ये स्टोरी हमें फ़ारूक साहब ने कराची गुलबर्ग से शेयर की है। इससे पहले कि हम इनकी बड़ी ही खौफनाक स्टोरी की तरफ बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस ऑडियो टेप को लाइक कर दें। फ़ारूक साहब बताते हैं कि जो कहानी है, ये जो किस्सा है, ये इनके साथ सन 2000 में पेश आया था। इनके घर का जो माहौल है बेसिकली एक दीनी माहौल है और इनके घर के जितने भी अफराद हैं, ख़ास तौर पे इनके जो बहन भाई हैं, वो नमाज की पाबंदी किया करते हैं। लेकिन कभी कभी इन तमाम बातों के बावजूद आपके साथ कोई ना कोई इस तरह का वाक़या पेश आता है, कोई ना कोई ऐसी कहानी आपके साथ जुड़ जाती है जो ज़िंदगी भर के लिए आपकी ज़िंदगी का रोग बन जाती है। ये बताते हैं कि हमें किसी काम से, यानी मुझे मेरे भाई को सदर जाना था। तो उस दौर में यानी 2000 में जब का एक किस्सा है, मैं दोपहर के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे अपने भाई आसिफ के हमरा गुलबर्ग चौरंगी से वाटर पंप के लिए रवाना हुआ। मेरा ख्याल था कि मैं जब वाटर पंप पे जाऊंगा तो एक बस है जिसे W11 कहा जाता है, ये सीधी मुझे जल्द अज जल्द सदर पहुंचा देगी। यूँ मेरा ना सिर्फ टाइम बच जाएगा बल्कि सदर के अंदर जो भी हमारा काम है उस काम को कंप्लीट करने के बाद हम लोग खैरियत से वापस आ जाएंगे। अब जब हम लोग वाटर पंप पहुंचे तो वहाँ पे पहले से ही एक बस खड़ी हुई थी, तो हम जल्दी से उस W11 बस के अंदर सवार हो गए। अगर आप उस दौर की बात करें तो उस दौर में वाटर पंप पे ये जो बस थी ये 4 या 5 मिनट के लिए रुका करती थी। खैर, जब ये बस वहाँ पे रुकी हुई थी तो इसी दौरानी में जो हमें सीट मिली थी, ये सबसे पीछे की सीट थी और मेरा भाई सबसे कॉर्नर पे बैठा हुआ था। उसकी आदत थी कि जब भी वो सफ़र में मौजूद होता था या कहीं भी जाया करता था तो खाने पीने के लिए कोई ना कोई चीज़ अपने हमरा रख लिया करता था। तो वैसे ही जिस दिन ये वाक़या पेश आया, उसके पास कुछ छालियाँ वगैरह मौजूद थी जो उसने अपने मुंह के अंदर रखी हुई थी। अब आम तौर पे कराची के अंदर जो लोग कराची के रहने वाले हैं उनको अंदाज़ा है कि अक्सर लोग गुटके, पान छालियाँ या इस तरह की चीज़ें बहुत आम तौर पे खाया करते हैं। और अजीब बात यह कि ना सिर्फ खाते हैं बल्कि कुछ देर के बाद उसकी कुल्ली वगैरह बाहर की तरफ कर देते हैं। तो ऐसी ही कुछ हरकत मेरे भाई आसिफ ने की। कुछ देर तक वो अपने मुंह के अंदर जो भी गलाजत थी, जो भी थूक था, उसको जमा करता रहा और थोड़ी देर के बाद उसने जहाँ से एंटर होने का गेट है उस रास्ते के ज़रिए ये जो थूक था इसको बाहर फेंक दिया। अब जब उसने थूक बाहर की तरफ फेंका तो कुछ देर तक तो वो नॉर्मल रहा, लेकिन कुछ देर के बाद एकदम से उसने अजीब तरह की हरकतें शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी सेंसेस में नहीं है या तो उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। उसने अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ा हुआ था और सर पकड़ने के बाद वो अपने बालों को मुसलसल खींच रहा था। अब एक लम्हे के लिए मुझ समेत जितने भी मुसाफिर थे सारे के सारे डर चुके थे और किसी की भी समझ नहीं आ रहा था कि इसको एकदम से क्या हो गया है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा फिट फाट था, वो अक्सर एक्सरसाइज भी किया करता था, तो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी कि इसको क्या हुआ है। बहरहाल मैंने दीगर मुसाफिरों के हमरा इसको जो भी फर्स्ट एड थी वो दी, इसके ऊपर थोड़ा पानी डाला, इसको पानी वगैरह पिलाया, तब जाके जो थोड़ी सूरत हाल थी वो बेहतर हुई। लेकिन अजीब बात ये थी कि जब ये नॉर्मल हुआ तो उसके बाद से ये मुकम्मल तौर पे चुप हो चुका था। ना ही मेरे किसी सवाल का, ना ही मेरी किसी बात का ये जवाब दे रहा था और ना ही इसके मुंह से कोई अल्फाज अदा हो रहे थे। अब मुझे अजीब परेशानी थी कि एकदम से चलते चलते, यानी जब हम सफ़र में थे और वो भी दिन के वक्त में, इसको बिला आखिर हुआ क्या है। बहरहाल मैं उसको जब अपने घर लेके आया तो घर लाने के बाद मेरे घर वाले, मेरे मदर फादर सारे के सारे मौजूद थे और वो सारे के सारे हैरान थे कि अल्लाह जाने एकदम से इसको क्या हो चुका है। मेरे वालिदैन ने भी इससे बहुत सारी बातें करने की कोशिश की, ख़ास तौर पे मेरी मदर ने इसके ऊपर दम दुरूद किया, लेकिन ऐसा लग रहा था ये मुकम्मल तौर पे चुप हो चुका है और इसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। इसी तरह आप कह सकते हैं कि तकरीबन रात के 8 या 9 बजे का टाइम हो चुका था
और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था तो खाने का जब टाइम आया तो जैसे कि हमारे घर में सबके लिए एक साथ खाना लगा करता था, जब डिनर का टाइम हुआ तो मेरे घर वालों ने उसको भी खाना खाने के लिए अपने साथ बिठाया। लेकिन अजीब बात यह थी कि ना ही वो खाना खा रहा था और ना ही कोई इस तरह का रिस्पॉन्स कर रहा था। अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे जो मुश्किलात थीं ये बढ़ती चली जा रही थी और घर वालों की समझ नहीं आ रहा था कि बिला आखिर अगर इसको कुछ हुआ है तो हुआ क्या है। अब ये जो सिचुएशन थी जैसे जैसे मज़ीद आगे बढ़ी, रात के तकरीबन 11 बजे मेरे फादर ने सोचा कि इसको जो करीबी एक अस्पताल है जो कि मामजी अस्पताल है, हम लोग वहाँ पे लेके चले जाते हैं और वहाँ ले जाके किसी डॉक्टर को इसको दिखाते हैं। अब जब हम उसको लेके डॉक्टर के पास गए तो इत्तेफाक से वहाँ पे एक डॉक्टर मौजूद था। डॉक्टर ने जब इसको चेक किया तो डॉक्टर के मुताबिक इसके अंदर कोई भी मसला नहीं था, ना ही कोई इस तरह की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर्स का यही कहना था कि मेरी समझ नहीं आ रहा कि बज़ाहिर आपका बच्चा नॉर्मल लग रहा है, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा है। हालांकि जब हम उसको मुखातिब करते, कोई बात कहते तो बाकायदा हमारी तरफ देखता, यानी कि उसको सुनाई दे रहा था, लेकिन वो जानबूझ के जवाब नहीं दे रहा था। अब डॉक्टर्स का ख्याल था कि हो सकता है आपका कोई फैमिली इशू हो, आपस में कोई नाराज़गी हो जिसकी वजह से ये बच्चा जवाब नहीं दे रहा है। हालांकि ऐसी कोई भी बात नहीं थी। हमारा जो भाई था ना ही वो हमसे नाराज़ था, ना ही हमारे दरमियान किसी भी किस्म की लड़ाई हुई थी, लेकिन ये अल्लाह ही जानता था कि बिलाखिर हमारे इस भाई को हुआ क्या था। इसी तरह जब हम वापस घर पे आए, रात के तकरीबन 1 बजे का टाइम था और हम लोग जब सोने के लिए लेटे तो हम सारे के सारे आहिस्ता आहिस्ता करके बारी बारी सोते चले गए। लेकिन इत्तेफाक से मैं जाग रहा था और मेरी जो नज़रें थीं मुसलसल मेरे भाई के ऊपर थीं। मैं देख रहा था कि वो एकदम से लेटे लेटे बैठता, बैठने के बाद इधर उधर यानी कि ऊपर की तरफ कभी लेफ़्ट साइड पे कभी राइट साइड पे देखना शुरू कर देता। ऐसा लगता जैसे उसको कोई नज़र आ रहा है। अब कुछ देर तक मैं उसको ऑब्ज़र्व करता रहा और मैं पीछे से ऐसे पोर्ट्रे कर रहा था जैसे मेरी आँख लग चुकी है। इसी दौरानी में यानी रात के तकरीबन आप कह सकते हैं कि 2 सवा 2 बजे का टाइम होगा, मैंने देखा कि मेरा भाई एकदम से खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद उसने कमरे से बाहर की तरफ जाना शुरू कर दिया। अब जैसे ही ये कमरे से बाहर निकला तो मैं चुपके चुपके से इसको फॉलो कर रहा था। मैंने देखा ये कमरे से निकला है और कमरे से निकलने के बाद सीधा स्टेयर्स के रास्ते होता हुआ छत की तरफ जा रहा है। अब जैसे जैसे छत की तरफ बढ़ रहा था वैसे वैसे मेरी जो परेशानी थी वो बढ़ती चली जा रही थी और अब मुझे लग रहा था कि शायद मुझे अपने फादर को इन्फॉर्म करना चाहिए। और ऐसा ही हुआ कि मैं भागता हुआ सीधा अपने मदर फादर के रूम के अंदर पहुंचा और वहां जाने के बाद मैंने अपने फादर को कहा कि ऐसे ऐसे आसिफ छत की तरफ अकेला चला गया है। खैर मेरे कहने पे मेरे फादर फ़ौरन से उठे और मेरे साथ मेरी अम्मी, मेरे फादर, हम तीनों छत की तरफ गए। और जब हम छत की तरफ गए तो हमने सोचा कि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाके देखते हैं और देखते हैं कि आखिर ये क्या कर रहा है। अब जैसे ही हम लोग छत के करीब पहुँचे और छत की तरफ हमने देखना शुरू किया तो हमने देखा जो हमारी छत है उस छत के बिल्कुल दरमियान में जहाँ पे एक पलंग पड़ा हुआ था, आसिफ उस पलंग के ऊपर खड़ा हुआ है और आसमान की तरफ देख के कुछ अजीब सी ज़बान में बोलता चला जा रहा है। समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी ज़बान है, ये ऊपर किसको देख रहा है और बिला आखिर ये बातें किससे कर रहा है। अजीब बात यह थी कि मैं, मेरी वालदा, मेरे फादर, हम तीनों अपनी आंखों से ये मंज़र देख रहे थे और हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि आखिर इसको हुआ क्या है। अभी जबकि हम चुपके से इसकी तरफ देख रहे थे कि एकदम से ऐसा लगा कि उसकी जो आवाज़ है वो नॉर्मल आवाज़ से बदल के एक औरत की आवाज़ में तब्दील हो चुकी है। कुछ अजीब तरीके से करा के उसने रोना शुरू कर दिया था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत बहुत ज़्यादा परेशान हो या फिर बैन कर रही हो तो जैसे आवाज़ उसके मुंह से निकला करती है, बिल्कुल वैसी ही आवाज़ हमारे भाई के मुंह से निकल रही थी। इसके साथ साथ उसने कुछ अजीब तरीके से अपने बालों को ना सिर्फ खींचना शुरू कर दिया था बल्कि उसके कुछ देर के बाद उसने अपने कपड़ों को भी खींच खींच के फाड़ना शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जो दिमागी कंडीशन है ये मुकम्मल तौर पे तब्दील हो चुकी है। अजीब बात ये थी कि जिस तरह से वो करा रहा था या चीख रहा था या जिस तरह की आवाज़ उसके मुंह से निकल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के अंदर है। अब ये जो मंज़र था ये हमारी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक तरीन मंज़र था
और अजीब बात ये थी, या बदकिस्मती ये थी कि जो मंजर था ये हमारे भाई के साथ हमारे सामने पेश आ रहा था। एक अजीब कैफियत थी। बहरहाल मेरी मदर ने रोते हुए एकदम से उसकी तरफ भागना शुरू किया। अब जैसे ही मेरी मदर ने उसकी तरफ भागना शुरू किया तो आप यकीन करें कि जब उसने मेरी मदर की तरफ या हमारी तरफ देखा है तो एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे उसकी जो आंखें हैं ये मुकम्मल तौर पे सफ़ेद हो चुकी हैं। उसकी जो आई बॉल्स थी मुकम्मल तौर पे ना सिर्फ सफ़ेद थीं बल्कि कुछ अजीब तरीके से उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे खून के आंसू टपकते जा रहे हैं। अच्छा, अच्छी बात यह हुई कि मेरे फादर ने इसी दौरानिए में थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया और उनको लग रहा था जैसे ये जो मसला है ये दिमागी मसला नहीं है, यकीनन इसके साथ कोई ना कोई एसोसिएटेड है जिसकी वजह से इसकी जो आवाज़ है वो एक औरत की आवाज़ में तब्दील हो चुकी है। अब इस सिनेरियो में मेरे फादर ने ना सिर्फ आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की बल्कि आप यकीन करेंगे जैसे ही मेरे फादर ने ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू की तो पहली बार, फिर दूसरी बार, उसके बाद जब तीसरी बार इन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ी तो ऐसा लगा मेरा भाई एकदम से इनकी तरफ भागने लगा है और शायद अगले ही लम्हे ये मेरे फादर के ऊपर हमला करने वाला है। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जैसे ही वो मेरे फादर की तरफ भागने लगा तो एकदम से वो नीचे गिरा और नीचे गिरने के बाद ऐसा लगा जैसे वो बेहोश हो चुका है। अब इस अमल के बाद मेरे फादर को हम सबको यकीन हो चुका था इसके साथ जो भी मसला है वो सरासर कोई शैतानी मसला है, कोई ऐसी मखलूक है जो इसके साथ मौजूद है जो सरासर इसके ऊपर बार बार तारी हो जाती है। अल्लाह जानते हैं कि जो रात थी ये बड़ी खौफनाक तरीन रात थी और जैसे तैसे अल्लाह अल्लाह करके जब ये रात गुजरी तो रात गुजरने के बाद जब अगली सुबह हुई तो हमारे इलाके में एक मस्जिद है, जो लोग वहाँ पे रहा करते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पे एक मदीना मस्जिद मौजूद है। अब मेरे फादर मेरे भाई को मदीना मस्जिद की तरफ लेके जाने लगे। शुरू में तो वो इनके साथ बाहर निकल गया, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकला तो वैसे ही उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था जैसे उसको अंदाज़ा हो चुका है कि उसको इलाज के लिए या रूहानी इलाज के लिए मस्जिद की तरफ लेके जाया जा रहा है। हालांकि ना ही मैंने, ना मेरी वालदा ने, ना मेरे फादर ने उसके सामने कोई इस तरह की बात की थी और ना ही हम उसको बताना चाहते थे कि तुम्हारे रूहानी इलाज की ज़रूरत है। अजीब बात यह थी कि हमारे घर से इस मस्जिद का जो रास्ता था मुश्किल से 5 या 7 मिनट का रास्ता था, लेकिन आप यकीन करें कि उसको वहाँ तक लेके जाने में यानी मस्जिद तक पहुँचाने में हमें तकरीबन 45 मिनट्स का टाइम लगा। इस दौरानिए में मुतादिद बार हमारा भाई हाथ छुड़ा के घर की तरफ भागना शुरू हो जाता। कभी वो एकदम से चीखना शुरू कर देता और कभी एकदम से वैसे ही औरत की आवाज़ में रोना शुरू कर देता। एक अजीब कैफियत थी, एक अजीब खौफ था जो हम सबके ऊपर तारी था। और अजीब बात ये थी कि ये जो मंजर था ये सारा का सारा मंजर मोहल्ले वाले अपनी आंखों से खुद देख रहे थे। आज भी अगर आप इस वाक़े का, इस कहानी का जिक्र उस इलाके में, उस मोहल्ले में लोगों से करेंगे तो मेरा ख्याल है कि जो लोग वहाँ पे रहने वाले हैं यानी जो 20 साल पहले वहाँ पे रहा करते थे उनको आज भी ये पता होगा कि मेरे भाई के साथ क्या सूरत हाल हुई थी। खैर, जब हम वहाँ पे इसको मस्जिद में लेके पहुँचे तो वहाँ पे जो कारी साहब थे या जो भी इमाम साहब थे उन्होंने अपने तौर पे कुछ कुरानी आयत की तिलावत शुरू की। अब जैसे ही इन्होंने तिलावत करना शुरू की वैसे ही देखते मेरे भाई की जो आंखें थीं ये मुकम्मल तौर पे सफ़ेद हो चुकी थीं और ऐसा लग रहा था कि जो भी मखलूक इसके साथ मौजूद है वो अब मेरे भाई के ऊपर हाजिर हो चुकी है। खैर, जैसे ही इस मखलूक ने अपनी आवाज़ में यानी उसी औरत की आवाज़ में बोलना शुरू किया तो वो जिस ज़बान में कारी साहब से बात कर रही थी ऐसा लग रहा था जैसे वो ना ही हिंदी है, ना ही उर्दू है, ना ही इंग्लिश है, बल्कि कुछ अलग सी ज़बान है। और हैरानकुन बात ये थी कि जिस ज़बान में वो बात कर रही थी उसी ज़बान में कारी साहब भी जवाब दे रहे थे। यानी इनका जो इल्म था वो यकीनन बेहद ज़बरदस्त था और इनको अपनी ज़बान पे या उस इल्म पे दस्तरस हासिल थी। आप यकीन करें कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक ये सारा का सारा प्रोसेस चलता रहा। इस दौरानिए में तकरीबन 3 बार मेरा भाई जो है वो बेहोश हुआ और बेहोश होने के बाद जब वो होश में आता तो पहले से ज़्यादा खौफनाक हो जाता। खैर, अल्लाह अल्लाह करके तकरीबन 1-1.5 घंटे में जब ये प्रोसेस मुकम्मल हुआ तो कारी साहब ने कहा कि अब आप इसको उठा के अपने घर लेके चले जाएं और आपका जो सबसे कॉर्नर वाला कमरा है उस कमरे में आपको इसको 11 दिन तक रखना है। आपको कोशिश करनी है कि किसी भी सूरत इसको घर से बाहर ना निकलना पड़े। ख़ास तौर पे जो मगरिब के बाद का टाइम है ये कोशिश करेगा कि ये छत पे जाए
उस छत पे जो मखलूक इसके साथ अटैच है वो इसको वहाँ पे ले जाने की कोशिश करेगी। अब जब वो ये सारी बातें कर रहे थे तो मेरे फादर ने उनसे पूछा कि आप बताएं मसला क्या है और इसके साथ हुआ क्या है। तो उन्होंने कहा कि अभी सही वक्त नहीं है कि मैं आपको सारी की सारी बातें बताऊं। अगर अल्लाह ने चाहा कामयाबी से इसका इलाज हो गया तो मैं आपको सारी की सारी कहानी बताऊंगा। वैसे ही हुआ कि ये जो कारी साहब का सिलसिला था, जो भी अमल था, इन्होंने अपना अमल करना शुरू किया। जैसे जैसे वो हमें कहते थे, जो जो हमें कहा जाता था, जो इंस्ट्रक्शन दी जाती थी, हम वैसे वैसे करते थे। इस सिलसिले में अक्सर ऐसा होता कि लीमू के ज़रिए या इस तरह की चीज़ों के ज़रिए उसका इलाज किया जाता। और मेरा ख्याल है कि जो टाइम इन्होंने दिया था, इस टाइम में ये जो इलाज था अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। लेकिन जिस दौरानिए में हमारे भाई का इलाज चल रहा था, इस दौरानिए में इसने हमें बेहद तंग किया। अक्सर ऐसा होता कि ये अपने कपड़े फाड़ लेता, कपड़े फाड़ने के बाद बाहर भागने की कोशिश करता। और सबसे अजीब बात ये थी कि जब इसको कच्चा गोश्त नज़र आता तो ये उसको ऐसे ही खाना शुरू कर देता। खैर, जब मेरे भाई का ये जो इलाज था ये कंप्लीट हुआ, तो कंप्लीट होने के बाद जब ये कारी साहब की तरफ से हमें इजाज़त मिली कि अब आपका भाई या आपका बेटा नॉर्मल हो चुका है, तो उसके बाद मेरा भाई जब सोया तो सोने के बाद तकरीबन 48 घंटे के बाद इसकी आँख खुली। अब जब 48 घंटे के बाद मेरे भाई की आँख खुली तो वो ऐसा लग रहा था जैसे न्यू बॉर्न हुआ है, उसको कुछ भी याद नहीं था। अब एक अजीब कन्फ्यूजन थी कि अगर इसको कुछ भी याद नहीं है तो ये हमको भी नहीं पहचानेगा। लेकिन कारी साहब का ये कहना था कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा इसको जो भी चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके याद आना शुरू होंगी, और जैसे जैसे इसको जो जो चीज़ याद आएगी ये आपको खुद ब खुद बताना शुरू कर देगा। आप यकीन करें कि जब इसके साथ ये सारा का सारा किस्सा हुआ था, सारी कहानी हुई थी, तो उसके तकरीबन 3 महीने के बाद इसको मुकम्मल तौर पे अपनी जितनी भी बातें थीं सारी की सारी याद आई थी। हम कभी भी उसके सामने इस वाक़े का या उसके पोजीशन का जिक्र नहीं किया करते थे, क्योंकि कारी साहब का ये मानना था कि अगर हम खुद से इसको ये सारा का सारा वाक़या या किस्सा याद कराएंगे तो हो सकता है इसका मनफी असर हो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जैसे जैसे मेरे भाई को ये सारी की सारी बातें याद आना शुरू हुई तो उसको एक दिन ये वाक़या याद आया कि मैं और तुम एक दफ़ा सदर जा रहे थे, और सदर जाते जाते मैंने एकदम से जब थूक बाहर की तरफ फेंका तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जैसे ही मैंने थूक फेंका तो थूक फेंकने के बाद एक औरत, जो कि बहुत ही बदसूरत सी औरत थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी शक्ल बाकायदा जली हुई है, कुछ अजीब तरीके से उसके चेहरे पर ज़ख़म मौजूद थे, वो एकदम से बस के अंदर दाखिल हुई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद ऐसा लगा जैसे मुझे कहीं लेके चली गई है। हालांकि मैं वहीं पे मौजूद था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था मैं फ़िज़िकली वहाँ पे मौजूद हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा था मेरी रूह जो है वो निकल के उस औरत के साथ किसी और दुनिया में जा चुकी है। जैसे जैसे मज़ीद टाइम गुजरा वैसे वैसे मेरे भाई को वो तमाम बातें, वो तमाम चीज़ें याद आना शुरू हुई, और उसका ये बाद में कहना था कि वो जो बदसूरत औरत थी, ये वो जो भी मखलूक थी, वो उसको बुनियादी तौर पे अपनी दुनिया में ले गई थी, और वहाँ पे उस जैसी बहुत सारी औरतें, बहुत सारे इस तरह के मर्द मौजूद थे। उस औरत ने कहा था कि मैं तुझे हमेशा के लिए अपने साथ यहाँ पे लेके आ गई हूँ, अब तू यहाँ से किसी भी कीमत, किसी भी सूरत वापस नहीं जा सकता। लेकिन मुझे बस इतना याद है कि कुछ टाइम के बाद मैं दोबारा से जब बेहोश हुआ, एकदम से मेरी आंखों के सामने अंधेरा हुआ, और जब मेरी आँख खुली तो मैं यहाँ पे तुम लोगों के सामने मौजूद था। यानी कि वाकई में मैं एक ऐसी दुनिया में जा चुका था जिस दुनिया का इंसानों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। शायद मैं जिस दुनिया के अंदर गया था वो दुनिया शैतानों की या जन्नात की या फिर चुड़ैलों की दुनिया थी, और वहाँ पे एक जैसे बहुत सारे लोग मौजूद थे। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि जो कारी साहब थे इन्होंने मुकम्मल तौर पे ना सिर्फ इस केस को समझा, बल्कि समझने के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके जब इन्होंने इलाज करना शुरू किया तो बिलाखिर एक वक्त ऐसा आया कि मेरा भाई जिस मुश्किल में था, यानी जिस दुनिया में वो उस चुड़ैल के साथ फंस चुका था, ये ना सिर्फ उस दुनिया से वापस आया, बल्कि वापस आने के बाद जो उसकी नॉर्मल ज़िंदगी थी वैसे ही उसने गुजारना शुरू कर दी। लेकिन उसके बाद कुछ अजीब बातें थीं जो कि एक हकीकत हैं। एक तो मेरा भाई जब भी उसकी शादी की बात की जाती तो ना ही उसकी कोई शादी हो पाती, ना ही कहीं उसका रिश्ता पक्का हो पाता। जहाँ भी उसकी बात की जाती या उसकी शादी का इरादा किया जाता, या तो वो लोग कुछ दिनों के अंदर खुद ब खुद मना कर देते, या फिर मेरा भाई खुद से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़की के अंदर जिससे तुम मेरी शादी करवाना चाह रहे हो, मुझे वही मखलूक, वही औरत दोबारा से नज़र आया करती है।